तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोग राजपूत काल पे अध्ययन कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश पे डिस्कशन करेंगे। मज़ेदार है। और इसी चंदेल या बुंदेलों से दो महान योद्धा पैदा होते हैं जिनका नाम था आल्हा और उदल। तो आल्हा और उदल की कहानी के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आपको पता है जब कहीं बिरहा वगैरह होता है या कवि सम्मेलन होता है, लोग बोलते हैं आल्हा गाने जा रहे हैं। तो आल्हा का मतलब होता है वीर रस से जुड़ी हुई चीज़ें आपको सुनाने जा रहे हैं। बिरहा का नाम शायद आप लोग सुने होंगे। और जो आल्हा उदल की जो कहानियां हैं ना, आल्हा उदल के जो भी उनके जो है कि बारे में जो बातें कही गई है, एक आल्हा उदल शैली में, एक गायन शैली में, वो गायन शैली बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है। खासतौर से बुंदेलखंड से अगर आगे निकलेंगे आप तो ऐसे क्षेत्र जैसे कानपुर वाले क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। गांव देहातों में आल्हा उदल की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। तो आल्हा उदल इन्हीं राजवंश से दो वीर सेनापति थे। आगे मैं डिस्कशन करूंगा आल्हा उदल को लेकर के। और आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच भी एक भयंकर युद्ध होता है 1182 ईस्वी में, और उसी में मृत्यु हो जाती है। तो वो कहानी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे डिस्कशन करूंगा आल्हा उदल को लेकर के। अभी सिर्फ आपकी एक भूमिका बना रहा हूँ कि आल्हा उदल इसी से जुड़े हुए ध्यान रखिएगा। आइए हेडिंग डाल लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डालिए जेजाक भुक्ति, ये इसका प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का। जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के चंदेल। ये जो पूरा क्षेत्र था बुंदेलखंड वाला, इस पूरे क्षेत्र पे प्रतिहारों का अधिकार था। पहले ये प्रतिहारों के अधीन थे। जैसे जैसे प्रतिहार सत्ता कमजोर होती जाती है, ये अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं। और मैंने बताया था कि जब प्रतिहारों के अधीन जब कई सारे सामंत होते हैं तो वो प्रतिहार केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित होता है। और केंद्रीय सत्ता जब कमजोर होती जाती है तो जो आसपास उनसे जुड़े हुए जो सामंत हैं खुद को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। यही हाल चंदेल भी करते हैं। प्रतिहारों के सामंत रहे, लंबे समय तक सामंत रहे प्रतिहारों के, लेकिन प्रतिहार साम्राज्य जब विघटित होने लगा उसी समय ये खुद की स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं और खुद को स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित कर लेते हैं। तो आइए एक एक चीजों को समझते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति। अच्छा, ये कैसे स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित होते हैं? तो प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद, ध्यान रखिएगा, प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद, साम्राज्य के विघटन के बाद ये स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। मजबूती बढ़ने लगी, प्रतिहार साम्राज्य कमजोर होने लगा, अपने आप को मजबूत करने लगे। एक समय ऐसा आया कि प्रतिहार साम्राज्य से खुद को स्वतंत्र घोषित कर ली। अगर इनकी उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए तो कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति को लेकर के बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। कोई प्रमाणिक जानकारी इनकी उत्पत्ति को लेकर के उपलब्ध नहीं कि वास्तव में इनकी उत्पत्ति कैसे होती। तो कहते हैं कि ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब इनके लेखों की बात करते हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर के, जो इनके लेख मिले हैं, तो इनके लेखों में कहा गया है कि ये चंद्रात्रेय ऋषि के वंशज है। ध्यान रखिए, चंद्रात्रेय ऋषि के वंशज है, जो अत्रि के पुत्र थे। चंद्रात्रेय कौन थे? जो अत्रि ऋषि के पुत्र थे। अत्रि ऋषि के पुत्र थे। कुछ जगह इन्हें कहा गया है कि इनका संबंध चंद्रमा से है। जब इनका संबंध चंद्रमा से है तो इन्हें क्या कहा गया? चंद्रवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया। यहां तक क्लियर है? तो उत्पत्ति को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। अगर पूछ लिया जाए सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, तो ये चंद्रवंशी क्षत्रिय है। और इनकी उत्पत्ति इनके लेखों में बताया गया है कि चंद्रात्रेय ऋषि के वंशज हैं। चंद्रात्रेय ऋषि कौन से? जो अत्रि ऋषि के पुत्र थे। ये चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी उत्पत्ति के संदर्भ में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती, प्रमाणिक जानकारी, इससे बताया जा सके कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती। अगर इस वंश के संस्थापक की बात की जाए, किसने स्थापना की इस वंश की? तो स्थापना की अगर बात करें तो कहा जाता है कि 831 ईस्वी में नन्नुक नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। फिर सवाल उठता है कि नन्नुक क्या स्वतंत्र शासक था? तो इसकी उपाधि मिलती है, नृप की उपाधि मिलती है। ध्यान रखिए, इसकी उपाधि नृप अथवा महीपति की उपाधि मिलती है, जिससे यह संबंधित होता है कि नृप अथवा महीपति उपाधि सामंत शासक ही धारण करते थे, जो किसी की अधीनता को स्वीकार करते थे। और कहा जाता है
कि यह सामंत था किसका? प्रतिहारों का। इसका सीधा से मतलब कि यह स्वतंत्र शासक नहीं था, स्वतंत्र शासक नहीं था। नन्नुक के बारे में और ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती है। सामंत शासक होने का सीधा से मतलब होता है कि जो शासक सामंत होते थे किसी राजा के, तो उस राजा के तरफ से जो भी राजा युद्ध लड़ता था उसमें ये अपनी सेना भेजते थे, खुद भी शामिल होते थे कई युद्धों में। सामंत का मतलब होता है कि राजा के अधीनता को स्वीकार करते हुए उसकी मदद करना हर तरीके से। राजस्व कलेक्ट करके राजा के पास भेज देंगे, राजा युद्ध लड़ेगा तो उस युद्ध में जाएंगे, राजा की सहायता करेंगे। तो बोलते हैं कि नन्नुक ने इस वंश की स्थापना तो कर दी, चंदेल वंश की, लेकिन यह स्वतंत्र शासक न होकर के सामंत शासक था, प्रतिहारों का सामंत था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद शासक बनता है जिसका नाम था वाकपति। नन्नुक के बाद वाकपति शासक बनता है। वाकपति के बाद अगला शासक बना, इनकी उपलब्धियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देखें, नन्नुक की उपलब्धियों के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वाकपति के बाद अगला शासक बनता है जिसका नाम था जय शक्ति, ध्यान रखें, जिसका नाम था जय शक्ति। इसी जय शक्ति को जेजा कहा गया, जेजा या जेज्जा, ध्यान रखिएगा, जेज्जा या जेज्जा। इसी जय शक्ति क्या बोला गया? जेज्जा या जेजा बोला गया। जय शक्ति कौन था? ये तीसरा शासक था, तीसरा शासक था इस वंश का। इसी जेज्जा या जेज्जा के नाम पे जिस क्षेत्र पे ये शासन करते थे उस क्षेत्र को कहा गया जेजाक क्षेत्र, जेजाक क्षेत्र कहा गया। इसी को आगे चल करके जेजाक भुक्ति कह दिया गया, जेजाक भुक्ति कह दिया गया। तो यही क्षेत्र कहलाया गया जेजाक भुक्ति, जिसे हम लोग बोलते हैं जेजाक भुक्ति के चंदेल राजवंश। तो ये इस वंश के तीसरे शासक के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया है। क्योंकि यह क्षेत्र बुंदेलों का था, बुंदेल राजपूत थे, इस वजह से इसे बुंदेलखंड भी कहा जाता है। तो ये जेजाक भुक्ति कौन थे? बुंदेल राजपूत थे जो चंद्रवंशी थे। तो बुंदेल राजपूतों का क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को कह दिया गया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। अच्छा, इसी को देखिए, इसी जेजाक भुक्ति को, जेजात को जुझौती भी कहा जाता है, जुझौती, ध्यान रखिएगा। तो जेजाक क्षेत्र, जेजाक भुक्ति, जुझौती, बुंदेलखंड, ये इसके नाम है। और जेजाक या जुझौती, जेजाक भुक्ति, ये नाम पड़ा इस वंश के तीसरे शासक जय शक्ति के नाम पर, ध्यान रखिएगा। जय शक्ति के बाद अगला शासक बनता है विजय शक्ति, विजय शक्ति। इसके बाद एक शासक बनता है राहिल। कहते हैं कि जितने भी शासक थे ये जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, ये सभी सामंत शासक थे, जिसमें राहिल के बारे में कहा जाता है कि यह थोड़ा शक्तिशाली शासक था। कहते हैं कि यह थोड़ा शक्तिशाली शासक था, यानी कुछ शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था। और सभी अभी तक जितने हैं सभी क्या है? सामंत शासक हैं, सभी सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। राहिल के बारे में कहा जाता है कि इसने अजयगढ़ मंदिर का निर्माण किया था, अजयगढ़ मंदिर बनाया था, तथा महोबा के निकट, महोबा के निकट राहिल सागर का निर्माण किया था। अब जो लोग वहां के होंगे उन्हें पता होगा कि वहां राहिल सागर है कि नहीं। महोबा के पास एक सागर है जिसका नाम है राहिल सागर, तालाब है, राहिल झील है, सागर का मतलब झील है। राहिल सागर तालाब इसे बोलते हैं या झील। क्लियर है यहां तक? तो नन्नुक हो गया, नन्नुक के बाद वाकपति, वाकपति के बाद जय शक्ति, जय शक्ति के बाद विजय शक्ति, विजय शक्ति के बाद राहिल, सभी हैं सामंत। अभी आगे भी सामंतों का दौर चलेगा, लेकिन राहिल से स्थिति धीरे धीरे इनकी मजबूत होने लगी। राहिल एक मजबूत शासक था। राहिल के बाद इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम था हर्ष। ये हर्षवर्धन नहीं है बल्कि चंदेलों का हर्ष है, जो लगभग 25 वर्षों तक शासन करता है, 900 से लेकर 925 ईस्वी तक शासन करता है। और यह धीरे धीरे यहां से शुरू होता है प्रतिहारों से स्वतंत्रता प्राप्त करने की आगे की प्रक्रिया। कहते हैं कि यह प्रतिहारों से कई मामलों में स्वतंत्र हो गया था। यह प्रतिहारों से स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है, स्थापना करता है। लेकिन अभी यह पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुए, ध्यान रखिए। स्वतंत्र सत्ता तो स्थापित कर लेता है प्रतिहारों से, लेकिन यह प्रतिहारों से कंप्लीटली पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए थे। यहां पर लिख लीजिए, परंतु यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र
नहीं था। यानी कुछ मामलों में अभी भी प्रतिहारों की बातों को मानना होता था, लेकिन लगभग माना जाता है कि 90% से ज़्यादा चीज़ें अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में इसने स्थापित कर लिया था। इसका एक लेख मिलता है, उस लेख में खजुराहो में एक लेख मिलता है जिसे खजुराहो लेख ही बोलते हैं। तो कहते हैं कि खजुराहो लेख में इसकी उपाधि मिली है। क्या उपाधि मिली है? परम भट्टारक की। परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है। ध्यान रखिए, इसी परम भट्टारक की उपाधि के कारण कहा गया कि यह एक स्वतंत्र शासक है। स्वतंत्र शासक था, स्वतंत्र शासक था। देखिए, परम भट्टारक की उपाधि यह तय करती है कि यह एक स्वतंत्र शासक था। मैंने बताया लगभग स्वतंत्र हो गए थे, कुछ ही मामलों में यानी थोड़ी बहुत अधीनता थी, लेकिन माना जाता था कि यह स्वतंत्र हो चुके। अच्छा, इसके बारे में पता चलता है कि प्रतिहार जब थे तो प्रतिहारों का संघर्ष बेसिकली किससे चल रहा था? पालों से चल रहा था, राष्ट्रकूटों से चल रहा था। और प्रतिहारों की शक्ति कमजोर होती है राष्ट्रकूटों से संघर्ष के कारण ही। कहा जाता है कि प्रतिहार शासक था जिसका नाम था महिपाल, महिपाल, जिसे क्षितिज पाल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्षितिज पाल भी कहा जाता है। कहते हैं कि महिपाल, जब राष्ट्रकूट नरेश युद्ध होता है दोनों का, राष्ट्रकूट नरेश था इंद्रदूति, इंद्रदूति। कहा जाता है कि जब प्रतिहार शासक महिपाल राष्ट्रकूट नरेश इंद्र के बीच जब युद्ध होता है दोनों के बीच, और इंद्र प्रतिहार शासक को पराजित कर देता है, तो ये कहते हैं कि हर्ष ने फिर से राष्ट्रकूट शासकों पर आक्रमण करके, कन्नौज को लेकर के युद्ध चल रहा था राष्ट्रकूट और प्रतिहारों को लेकर के, तो कहा जाता है कि राष्ट्रकूट नरेश इंद्र ने महिपाल को पराजित कर दिया और कन्नौज पर इसे भगा दिया, कन्नौज से प्रतिहारों को भगा दिया। तो कहते हैं कि हर्ष ने कन्नौज पर जो राष्ट्रकूट सामंत था उसे पराजित करके फिर से प्रतिहार शासक को कन्नौज में स्थापित कर दिया था। इस पूरी घटना के विवरण से यह मतलब निकलता है कि अब प्रतिहार सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और चंदेल सत्ता खुद को शक्तिशाली बनाते जा रहे थे, क्योंकि जो कभी प्रतिहारों के सामंत थे अब वो प्रतिहारों को उनके कन्नौज पे उन्हें फिर से स्थापित करते हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब कि चंदेल शक्तिशाली होते जा रहे थे और प्रतिहार कमजोर होते जा रहे थे। इस पूरे घटना से समझिए, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि कन्नौज को लेकर गद्दी पे बैठा देता है पुनः कौन? हर्ष बैठाता है। तो यहां से नजर आता है कि प्रतिहार कमजोर होते जा रहे थे, प्रतिहार कमजोर होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे और चंदेल शक्तिशाली, चंदेल शक्तिशाली। क्यों? कैसे पता चलता है? क्यों? लिखिए, क्योंकि जब प्रतिहारों से राष्ट्रकूटों ने कन्नौज की सत्ता छीन लिया तो हर्ष ने पुनः प्रतिहारों को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया। ये प्रमुख कारण है जिससे यह पता चलता है कि प्रतिहार सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और चंदेल सत्ता अब शक्तिशाली होती जा रही है। अब देखिए, अगला शासक बनता है हर्ष के बाद, जिसका नाम था यशोवर्मन, यशोवर्मन। कहते हैं कि यह एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक। साम्राज्यवादी शासक मतलब आक्रमण करो, अपने क्षेत्र को बढ़ाओ। कहते हैं कि राष्ट्रकूटों के आक्रमण ने प्रतिहारों को कमजोर कर दिया। यहीं पे लिखिए कि राष्ट्रकूटों के आक्रमण ने प्रतिहारों को कमजोर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ, अच्छा एक तरफ क्या था, जब हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बारे में, त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने बताया कि राष्ट्रकूट थे तो बहुत शक्तिशाली, आते थे उत्तर भारत में, प्रतिहारों को पराजित करते थे, लेकिन लंबे समय तक रह नहीं पाते थे, क्योंकि उनके खुद के साम्राज्य में भी उत्तराधिकार को लेकर कई मामलों में संघर्ष चल रहा था, आपसी संघर्ष चल रहा था, यानी खुद के अंदर भी आपसी संघर्ष चल रहा था और इसी वजह से वो वापस चले आते थे। उसी आपसी संघर्ष में राष्ट्रकूट शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। प्रतिहार सत्ता को राष्ट्रकूटों ने कमजोर कर दिया और राष्ट्रकूट आपसी संघर्ष में कमजोर हो गए। तो वही कहने का मतलब है कि वही दूसरी तरफ
राष्ट्रकूटों की स्थिति भी दयनीय हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए यशोवर्मन ने प्रतिहार साम्राज्य को लगभग समाप्त ही कर दिया। अर्थात यद्यपि चंदेल स्वतंत्र हो गए, परंतु तथापि नाम मात्र के लिए प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करते थे। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, यहां तक स्थिति थी कि कहीं न कहीं नाम मात्र ये प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करते। इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई राजा है, लंबे समय से चला रहा है, हमारे वंशज उसके अधीनता को स्वीकार करते आ रहे हैं। एक समय ऐसा है कि राजा बहुत कमजोर हो गया और हम बहुत शक्तिशाली हो गए, लेकिन उसके बाद भी आदरणीय या सम्मानीय रूप में हम ये मानते हैं कि हम उन्हीं के जो है कि सेवक हैं, उन्हीं के यहाँ रह करके हमने काम किया। बस यही चीजें यहाँ थी। चंदेल प्रतिहारों से शक्तिशाली हो गए, खुद को लगभग स्वतंत्र कर लिया, यानी कहने के मतलब सिर्फ नाम मात्र, सिर्फ कहने के लिए हम उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, अदरवाइज और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे ये माना जाए कि उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। अब न उनको प्रतिहारों के टैक्स दे रहे हैं, न प्रतिहारों के सामंत की स्थिति में रह गए, लेकिन एक सम्माननीय दृष्टि से कहते थे कि हम अभी प्रतिहारों के सामंत। यही कहना है कि सिर्फ नाम मात्र का ये प्रतिहारों की अधीनता को स्वीकार करते थे। बस यही था यशोवर्मन। इसके बाद ये नाम मात्र की चीजें भी समाप्त हो जाती है। तो अगला शासक बनता है यशोवर्मन के बाद। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए कुछ चीजें। यहाँ पे देखिए, इसका एक लेख मिलता है खजुराहो लेख। खजुराहो में बहुत सारे लेख मिलते हैं इनके। खजुराहो लेख यहाँ पे कहा गया है कि प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और इसमें इसने बैकुंठ की मूर्ति स्थापित करवाई। बैकुंठ की मूर्ति स्थापित करवाई और यह जो बैकुंठ की मूर्ति है यशोवर्मन ने प्राप्त किया था प्रतिहार शासक। इस मूर्ति को यशोवर्मन कहां से प्राप्त किया था? प्रतिहार शासक देवपाल से। प्रतिहार शासक देवपाल से। कनिंघम ने इसी की पहचान, ये जो विष्णु मंदिर है, इस मंदिर की पहचान कनिंघम ने चतुर्भुज नाम से की है। चतुर्भुज नाम से की है, ध्यान रखिए। तो विष्णु मंदिर स्थापित किया किसने? यशोवर्मन ने। उसमें स्थापित करवाए बैकुंठ की मूर्ति। कहां से लिया? प्रतिहार शासक देवपाल से लिया। देवपाल से प्राप्त किया था उसने। और कनिंघम इस पूरे यानी मूर्ति और मंदिर की पहचान चतुर्भुज नाम से की है कि ये चतुर्भुज नाम की है। इसके बाद अगला शासक बनता है धंग। धंग नाम सुने होंगे आप लोग। धंग शासक बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 950 से लेकर के 1102 ईस्वी तक शासन करता है। कहा जाता है कि ये सबसे लंबे समय तक जीवित रहा इस वंश में, 100 सालों से ज्यादा समय तक जीवित रहा है। धंग के बारे में कहा जाता है कि जो नाम मात्र की भी अधीनता अभी तक चंदेल स्वीकार कर रहे थे प्रतिहारों की, धंग ने उसे भी समाप्त कर दिया। इसी वजह से धंग को चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो लिखते चलिए, लिखिए, यह चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने प्रतिहारों की अधीनता, प्रतिहारों की नाम मात्र की अधीनता भी, नाम मात्र की अधीनता को भी समाप्त कर दिया था। समाप्त कर दिया था। कहते हैं कि धंग की सबसे महत्वपूर्ण विजय,
सबसे महत्वपूर्ण विजय ग्वालियर विजय थी। ग्वालियर विजय थी। इसी विजय के बाद चंदेलों ने, अच्छा ग्वालियर पहले किसके अधीन था? पहले ग्वालियर प्रतिहारों के अधीन था। तो ये प्रतिहारों के विरुद्ध जाते हैं और ग्वालियर जीत लेते हैं प्रतिहारों से। इसी विजय के बाद चंदेलों ने प्रतिहारों की अधीनता से स्वयं को मुक्त कर लिया। और कहा जाता है कि धंग जिस समय प्रतिहारों से ग्वालियर विजित करता है, ग्वालियर जीतता है, उसके बाद यह उत्तर भारत का लगभग सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। तो लिख लीजिए, इसी के बाद धंग तत्कालीन उत्तर भारत का शक्तिशाली सम्राट बन गया था। यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था। यह दौर था जब तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया था, अरबों का भी आक्रमण शुरू हो गया था। तो कहा जाता है कि धंग ने, लिख लीजिए, कहा जाता है कि धंग ने भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजा था तथा उसके विरुद्ध बने संघ में शामिल हुआ था। यह इसकी प्रमुख उपलब्धि रही धंग की। सुबुक्तगीन के विरुद्ध कई सारे राजाओं का संघ बन रहा था, राजपूत राजाओं का, जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो उसमें धंग भी शामिल होता है और जो भटिंडा का शाही शासक था जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें धंग भी उस संघ में शामिल होता है। इसके अलावा इसकी कुछ उपलब्धियां और हैं, देख लीजिए कि इसने खजुराहो में जिननाथ, कई सारे मंदिर बनवाए इसने। खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण किया। कहते हैं कि यह 100 सालों से अधिक जीवित रहा। यह 100 सालों से अधिक जीवित रहा। 1002 ईस्वी में 100 सालों तक जीवित रहा। अपने अंतिम समय में यह प्रयाग आता है, प्रयागराज, और संगम में नदी में डुबकी लगा करके आत्महत्या कर लेता है या एक जल समाधि ले लेता है। तो 1002 ईस्वी में यह प्रयाग के संगम में डूबकर अपने शरीर को त्याग देता है। धंग, ध्यान रखें, धंग का एक पुत्र था, गंड नाम था। हालांकि यह एक विजेता शासक नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, कमजोर शासक था। तो बस यहां पे लिख लीजिए कि धंग के बाद ये प्रश्न पूछता है कि धंग के बाद शासक कौन बना था? तो धंग के बाद उसका पुत्र बना था शासक, जिसका नाम था गंड। लेकिन इसका न तो कोई लेख मिलता है, न इसके कोई विजयों के बारे में कोई जानकारी मिलती है। तो धंग के बाद उसका पुत्र गंड राजा बनता है। लेकिन कहते हैं कि गंड का न तो कोई लेख मिलता है,
न तो कोई लेख मिलता है और न ही किसी विजयों के बारे में जानकारी, न तो किसी विजय के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है कि कोई विजित किसी क्षेत्र को जीता हो या युद्ध किया, और न तो इसके कोई लेख मिलते, इस वजह से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता गंड के बारे में। इसके बाद अगला शासक बनता है, उसका भी नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम है विद्याधर। विद्याधर यह शासन करता है 1019 से लेकर के 1029 ईस्वी तक, यानी 10 वर्षों तक यह शासन करता है। और कहा जाता है कि चंदेल वंश का यह सबसे शक्तिशाली शासक है। हालांकि इसको लेकर भी विवाद है, अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। एक शासक और आता है जिसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यह है, कुछ इतिहासकारों का मानना होगा कि चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यह है, विद्याधर। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हुए चलते हैं। देखिए, यह चंदेल वंश का यह सबसे शक्तिशाली शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके कुछ नाम मिलते थे, इसे नंद और विदा, नंद एवं विदा भी इसे कहा जाता था। अच्छा, जो विदा नाम है ना, ये विदा नाम मुस्लिम लेखकों के द्वारा यूज किया गया है। मुस्लिम लेख में विद्याधर का नाम विदा उल्लेख किया गया है, कहीं कहीं इसके नाम नंद का भी उल्लेख किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नंद और विदा इसी के नाम है। और कहते हैं कि कई सारे मुस्लिम लेखक मानते हैं उस समय अगर मुस्लिम इतिहास जो लिखा गया, यानी मुसलमान लेखकों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया, उसे माना जाता है कि अपने समय का यह सबसे शक्तिशाली शासक था। तो जो मुस्लिम लेखक इन्होंने बोला कि यह अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक है, अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था। ध्यान रखिए, 1019 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल पर आक्रमण किया था। राज्यपाल पर आक्रमण किया। कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल पर आक्रमण किया। 1019 ईस्वी की बात है। अब प्रतिहारों की जो सत्ता है वो सिमट गई है कन्नौज तक, पूरे लगभग बुंदेलखंड वाले पूरे क्षेत्र में प्रतिहार सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। कन्नौज में प्रतिहार सत्ता है, कमजोर शासक है वहां पे, राज्यपाल नाम का शासक है। महमूद गजनवी ने वहां पे आक्रमण किया और यह राज्यपाल आक्रमण के दौरान ही भाग जाता है। इससे बहुत क्रोधित था ये विद्याधर, ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा क्रोधित था। तो राज्यपाल जब भाग जाता है आक्रमण जब करता है तो राज्यपाल भाग जाता है आक्रमण से, और विद्याधर बहुत क्रोधित था इस चीज को लेकर के कि राज्यपाल ने सामना क्यों नहीं किया महमूद गजनवी का। और इसी क्रोध में आकर के विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी, और राज्यपाल की हत्या करने के बाद वहां पे एक नए शासक या त्रिलोचन, इसका पुत्र था त्रिलोचन पाल, उसको राजा बनाए। देखिए, राज्यपाल भाग जाता है तो विद्याधर क्या करता है, इसी कारण यहां पे लिख लीजिए, विद्याधर इसी क्रोध में राज्यपाल की हत्या कर देता है। और उसके बाद इसका पुत्र था त्रिलोचन पाल को राजा बनाता है। जब त्रिलोचन पाल राजा बनता है तो यह विद्याधर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, यानी अब कन्नौज भी कहीं न कहीं चंदेलों के अधिकार में आ गया, यहाँ पे इनके सामंत स्थापित हो गया। त्रिलोचन पाल यहाँ पे राजा बने। कहते हैं कि चंदेलों पर यानी विद्याधर और महमूद के बीच 2 युद्ध होते हैं। महमूद गजनवी के बीच 2 युद्ध होते हैं। कब एक होता है 1019 ईस्वी में और एक होता है 1022 ईस्वी में। और यह माना जाता है कि विद्याधर उस समय का इकलौता शासक था जिसे महमूद गजनवी पराजित नहीं कर पाया। महमूद गजनवी ने जहां जहां आक्रमण किया सबको पराजित किया, लेकिन विद्याधर और महमूद के बीच 2 युद्ध होते हैं। विद्याधर को महमूद गजनवी नहीं पराजित करता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ये इस समय का इकलौता शासक था। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, विद्याधर पहला ऐसा शासक था। इकलौता क्या, पहला ऐसा शासक था। विद्याधर पहला ऐसा शासक था
पहला ऐसा शासक था जिसे महमूद हरा नहीं पाया। हालांकि कहा जाता है कि बाद में दोनों के बीच मित्रता होगी, तो लिख लीजिए बाद में दोनों के बीच मित्रता होगी। दोनों के बीच मित्रता होगी। इसके अलावा कहा जाता है कि विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गांगेय देव को भी पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, मालवा का परमार शासक राजा भोज, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और कलचुरी शासक गांगेय देव, इसको भी पराजित किया था विद्याधर, दोनों को पराजित किया था। कहते हैं कि शिवनाग ये विद्याधर का मंत्री था। शिवनाग विद्याधर का मंत्री था, मुख्यमंत्री था। यह शिवनाग न केवल विद्याधर का मंत्री था, बल्कि विद्याधर का मंत्री था। यह शिवनाग कौन था? ये धंग और गंड के मुख्यमंत्री प्रभास का पुत्र था। कौन? प्रभास का पुत्र था शिवनाग। इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, विद्याधर को महत्वपूर्ण सलाह देता था युद्ध को लेकर कई सारी चीजों में, इसलिए ये नाम भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। विद्याधर का मंत्री कौन था? अब कहते हैं कि विद्याधर इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, लेकिन विद्याधर के बाद इस वंश का क्रमिक पतन शुरू हो गया। एक समय तो ऐसा आया कि ये पूरी तरीके से अधीनता में आ गए थे। बाद में चल करके एक शासक पैदा होता है जिसने पुनः इन्हें फिर से अपनी सत्ता को स्थापित करता है, यानी अपने हारे हुए क्षेत्रों को पुनः जीतता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए कि विद्याधर की मृत्यु के बाद क्या होता है? चंदेल शक्ति, इसके मृत्यु के बाद चंदेल शक्ति का क्रमिक ह्रास होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जब ये कलचुरी शासक के अधीन आ गए, कलचुरियों की अधीनता स्वीकार करने लगे, लेकिन बाद में चल करके फिर से एक शासक पैदा होता है जो कलचुरियों से खुद को, यानी अपने जो कलचुरी क्षेत्र इनके जीते हुए थे उस क्षेत्र को फिर से जीत लेता है। तो कौन सा? देखिए, विद्याधर के बाद इसका पुत्र बनता है शासक विजयलाल। इसके बाद बनता है इसका पुत्र देववर्मन। विजयलाल और देववर्मन, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को पराजित किया था कलचुरी शासक कौन? गांगेय देव तथा कर्ण, श्रीकर्ण, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, या लक्ष्मीकर्ण इसे बोलते हैं, श्रीकर्ण या लक्ष्मीकर्ण। विद्याधर के बाद विजयलाल शासक बनता है पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र देववर्मन शासक बनता है, और दोनों को कलचुरी शासक गांगेय देव और लक्ष्मीकर्ण ने पराजित किया था। न केवल पराजित किया था, बल्कि कहा जाता है कि ये दोनों इसकी अधीनता को स्वीकार करना शुरू कर दिए थे। कहीं न कहीं ये दोनों इनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। और कहते हैं कि कर्ण ने देववर्मन को पराजित करके चंदेल राज्य पर अधिकार कर लिया था। लेकिन देववर्मन के बाद उसका पुत्र बनता है कीर्तिवर्मन शासक बनता है। और कहते हैं कि इसने कर्ण को पराजित करके अपने वंश की पुनः स्वतंत्रता घोषित करता है। और यह कहा जाता है कि कीर्तिवर्मन को पराजित करने के लिए इसका एक सामंत था, इसका नाम था गोपाल। इसी ने कर्ण को पराजित किया था। दो तरीके की बातें आती हैं। कई लेखों से पता चलता है कि कीर्तिवर्मन का सामंत गोपाल ने कर्ण को पराजित कर दिया था,
कुछ जगह आता है कि गोपाल ने कर्ण का साथ दिया था, दोनों मिल करके जो कीर्तिवर्मन का साथ दिया था, दोनों मिल करके कर्ण को पराजित किए थे। तो इसलिए सामंत का भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछे तो नाम ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि यह एक शक्तिशाली शासक था। कौन? कीर्तिवर्मन। यह एक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था, और इसी के दरबार में प्रबंध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र निवास करते थे। कृष्ण मिश्र निवास करते थे। प्रबंध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र, पूछता है ये नाम, ध्यान रखिएगा, निवास करते थे। प्रबंध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि इसके बाद चंदेलों की जो स्थिति है कमजोर होती चली गई, इतनी स्थिति कमजोर होती चली गई कि उत्तर भारत की राजनीति में इनका कोई प्रमुख भूमिका अब नहीं रह गया। ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक शासक बनता है जिसका नाम था सललक्षण वर्मा। सललक्षण वर्मा, या इसी को कहा जाता था हललक्षण वर्मा। हललक्षण वर्मा, दोनों एक है। इसके बाद एक शासक बनता है जिसका नाम था जयवर्मन। जयवर्मन के बाद एक शासक बनता है जिसका नाम था पृथ्वीवर्मन। पृथ्वीवर्मन, ये जो शासक हैं ये कमजोर शासक थे, इनके बारे में कभी प्रश्न नहीं पूछता है, तो बस ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक शासक आता है, मजबूत शासक, जिसका नाम था मदन वर्मा। मदन वर्मा, कहा जाता है कि विद्याधर के बाद ये अगला दूसरा महत्वपूर्ण शासक था मदन वर्मा, जिसने कई लोगों से पराजित किया। कहते हैं कि यह परमारों को पराजित करता है और चंदेलों को भी पराजित करता है, सॉरी जो है कि चेदियों को पराजित करता है। परमार और चेदी को पराजित करता है, चेदियों को पराजित करता है। कई लेखों में आया है कि इसने परमारों को पराजित किया और चेदियों को पराजित किया। साथ ही बोलता है कि इसने काशी नरेश को भी भयभीत किया। काशी नरेश को भयभीत किया। काशी नरेश को भयभीत किया। काशी नरेश मतलब वही गहड़वाल राजवंश, तो गहड़वाल राजवंश को भी भयभीत किया। जब परमारों की बात करते हैं इसको लेखों से कि परमार कौन थे, तो कई सारे इतिहासकारों को मानना है कि कौन परमार शासक था जिसे इसने पराजित किया, तो उसकी पहचान नहीं हो पाती भी, पहचान नहीं हो पाई है अभी तक। इसमें 3 नाम आते हैं, कोई एक होगा, जयवर्मा होगा या यशोवर्मा होगा या लक्ष्मीकर्ण होगा। यह कहा जाता है कि परमार में कोई 3 में से कोई एक शासक रहा होगा जिसे इसने पराजित किया, जयवर्मा, यशोवर्मा या फिर लक्ष्मीवर्मा। चेदियों की बात किया जाए तो कहा जाता है कि चेदी राजवंश पता है, यह जो था यह था यशकर्ण का पुत्र गयाकर्ण। कहते हैं जिस चेदी राजवंश को इसने पराजित किया वह उसकी पहचान निश्चित हो गई। यशकर्ण का पुत्र था गयाकर्ण। परमार शासक कौन था, इसके बारे में इसकी पहचान नहीं हो पाई है। काशी नरेश के बारे में भी पहचान हो गई, जिसका नाम था गोविंद चंद्र। इसने गोविंद चंद्र को भी डराया था। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है मदन वर्मा की कि इसने परमारों को पराजित किया, चेदियों को पराजित किया और काशी नरेश को भयभीत किया। काशी नरेश का सीधा मतलब यहाँ गहड़वाल शासक से बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, गहड़वाल शासक। इसकी पहचान आज हो गई, इतिहासकारों ने कर लिया, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र था। चेदी राजवंश की बात किया जाए तो गयाकर्ण कहा गया, इसने गयाकर्ण को पराजित किया। परमार शासक की बात किया जाए कौन था, तो परमार शासक की पहचान नहीं हो पाई। यशोवर्मा, जयवर्मा और लक्ष्मीकर्ण तीनों में से कोई एक रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और इतिहासकार इसी मदन वर्मा को बोलते हैं कि यह सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंदेल वंश में सबसे शक्तिशाली शासक विद्याधर था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सबसे शक्तिशाली शासक मदन वर्मा था। लेकिन अगर आपको विकल्प में दोनों नाम आ जाए तो आप विद्याधर को मानेंगे, अगर विद्याधर नहीं तो मदन वर्मा हो जाएगा। तो यहीं पे लिख लीजिए कि कुछ विद्वान इसे विद्याधर से भी शक्तिशाली शासक मानते हैं, शक्तिशाली शासक मानते हैं, परंतु आज यह स्वीकार किया जाता है
स्वीकार किया जाता है कि विद्याधर के पश्चात मदन वर्मा ही चंदेलों का सबसे शक्तिशाली शासक था। 1163 में इसकी निधन हो जाती है, ध्यान रखिएगा। 1163 में इसकी निधन हो जाती है। मदन वर्मा के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था यशोवर्मन। नाम बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, कई सारे नाम इधर उधर होंगे, एक ही शासक के नाम यहाँ वहाँ भी, तो ध्यान रखिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। यशोवर्मन का नाम आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि विद्याधर के बाद अगला शासक बनता है। इसके बाद यशोवर्मन के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम था परमर्दी देववर्मन। इसी को बोला जाता है परमल, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि परमर्दी देववर्मन या परमल इस वंश का अंतिम महान शासक था। इस वंश का अंतिम महान शासक था। इस वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक जो 1203 तक शासन करता है। आल्हा और जो उदल थे इसी के दो वीर सेनापति थे, ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिख लीजिए। आल्हा उदल इसी के सेनापति थे। आल्हा एवं उदल दो भाई थे। आल्हा उदल इसी के सेनापति थे। और कहा जाता है कि परमर्दी देव का जो संघर्ष था पृथ्वीराज तृतीय से था। पृथ्वीराज चौहान जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका संघर्ष था, इसका संघर्ष चलता था। पृथ्वीराज तृतीय के संघर्ष में ही आल्हा उदल इसकी तरफ से जब युद्ध करने आते हैं, मैं जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ाऊंगा तो आल्हा उदल की एक कहानी में डिस्कशन करूंगा वहां कि ये किस वंश के थे, कैसे निकल करके आते हैं। एक महत्वपूर्ण सेनापति थे। परमर्दी देव इन्हें बहुत मानता था, लेकिन किसी बात को नाराजगी को लेकर के आल्हा उदल इस राजवंश को छोड़कर के कन्नौज चले गए थे, काशी नरेश के दरबार में रहने लगे थे। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से 1182 में संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष के दौरान आल्हा उदल का एक चचेरा भाई था जो संघर्ष में अकेले ही लड़ रहा था, और परमर्दी देव आल्हा उदल के पास संदेशा भिजवा देता है कि यहाँ संघर्ष हो गया है और वो वापस आ जाए। इतने दिन नाराज रहने लगे, अब अपनी नाराजगी को समाप्त करें और आए मैदान में। जब उन्हें पता चलता है कि हमारा राजा संकट में है तो अपनी नाराजगी को भूल करके वहां से तुरंत चलने का फैसला करते हैं और आते हैं, क्योंकि युद्ध यहाँ पे शुरू हो गया था। इसका भाई अकेले युद्ध लड़ रहा था। जो ही इसके भाई को पता चला कि हमारे दोनों चचेरे भाई आल्हा उदल अब आ रहे हैं तो उसका जोश और बढ़ जाता है। अभी तक जो इसका चचेरा भाई था वो छापेमार पद्धति से युद्ध लड़ता था, गुरिल्ला युद्ध पद्धति लड़ता था, छुप करके यहाँ से मारना वहां से मारना, घेरना, ऐसे करना, सामने से आकर के नहीं लड़ता था। लेकिन जब इसको पता चला कि इसके दोनों भाई वापस आ रहे हैं आल्हा उदल, तो उसका जोश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसने फैसला लिया कि अब हम पृथ्वीराज चौहान की सेना से सीधे सीधे सामने से भिड़ेंगे। लेकिन अभी तक आल्हा उदल आए नहीं थे, वो रास्ते में थे, क्योंकि एक दिन का समय लग जाता आने में। और यही वजह था कि जब ये सामने से लड़ता है तो वही वीर गति को प्राप्त करता है। आल्हा उदल आते हैं, वो देखते हैं तब तक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और इसी में शहीद हो जाते हैं। आल्हा उदल की वीरता कहा जाता है कि 52 युद्ध आल्हा उदल ने लड़े थे। 52 युद्ध, 52 युद्धों के विजेता रहे, 52 युद्ध लड़े, और इस युद्ध में भी उन्होंने नाकों चना चबवा दिया पृथ्वीराज चौहान की सेना का। जब हम लोग पढ़ेंगे चौहान राजवंश, शाकंभरी राजवंश के बारे में, जो लास्ट हम लोगों का राजपूत काल का लास्ट लेक्चर होगा शाकंभरी राजवंश, यानी आखिरी में हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आल्हा उदल की कहानी में डिस्कशन करूंगा, कुछ जानकारियां उनके बारे में जो महत्वपूर्ण वहाँ डिस्कशन करूंगा। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आल्हा उदल परमर्दी देव के सेनापति थे। 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था और उसी दौरान जो है कि लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि फिर इसके बाद संघर्ष पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद कहते हैं कि 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमल को पराजित कर दिया। परमल को पराजित कर कालंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कालंजर दुर्ग पर
अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। अब देखिए क्या होता है, परमल से कालंजर दुर्ग छिन जाता है। परमल का एक मंत्री था जिसका नाम था अजय देव, परमल का मंत्री था, परमल का मंत्री था अजय देव। क्योंकि परमल यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक से लड़ता नहीं है बल्कि सिलेंडर बोल देता है, इस वजह से अजय देव बहुत ही नाराज था परमल की इस कृत्य को लेकर के। वो इतना नाराज था कि इस अजय देव ने इसी चिढ़ में, इसी नाराजगी में परमल की हत्या कर दी, परमल की हत्या कर दी। इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था त्रैलोक्य वर्मन, त्रैलोक्य वर्मन शासक बनता है। इसके बाद वीर वर्मन, इसके बाद भोज वर्मन, ये शासक बनते रहे और अंततः 1305 में इस पूरे साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। ये रहा चंदेल राजवंश के बारे में। चंदेल राजवंश 1305 में समाप्त हो जाता है। इनका पूरा जो क्षेत्र है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो चलिए अगला लेक्चर हम लोग लाएंगे। एक दो राजवंश और बचे हुए हैं राजपूत काल में। एक तो बचा हुआ है गुजरात का सोलंकी राजवंश, छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत बड़ा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं, पूछता नहीं है काम। तो एक लेक्चर जो भी होगा आधा घंटा 25 मिनट का, उसे हम लोग लेंगे। फिर लास्ट जो लेक्चर आएगा हम लोगों का वो आएगा शाकंभरी राजवंश, या जिसे हम लोग बोलते हैं चौहान राजवंश के बारे में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बाकी चीज़ों का हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं